हम ये बात करेंगे कि असल में जितने भी स्पीशीज हैं और खास तौर पे जो ह्यूमन स्पीशीज है उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर एतराज भी किया जा सकता है कि एवोल्यूशन के होते हुए ये होने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, मगर एवोल्यूशन क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन कर देती है तो वो चीजें फिर भी इंसानों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्होंने 30-40 साल में 50 साल में इंसानों को मार ही देना होता है। ठीक है, मगर वो फिर भी चलती जाती हैं और वो पॉपुलेशन के अंदर सेलेक्ट हो के आती जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे लोग डायबिटिक क्यों होते हैं, इसका भी जवाब आपको देंगे, मगर आज वाली स्ट्रीम में नहीं देंगे, आगे बताएंगे कि डायबिटीज की एवोल्यूशनरी रीजन क्या है। ठीक है, वो भी आपको फिर आगे किसी दिन और हम बताएंगे, मगर अभी जो सबसे मेन बात है वो यहां पे हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि क्या कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं। वो एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वर्ल्ड वॉर जी। ठीक है, ब्रैड पिट की बड़ी अच्छी मूवी है। मुझे नहीं पता अभी पैनल में से किस किस ने देखी है यहाँ पे। ठीक है, Yes, तो I've उस seen मूवी that. में ये, Very good example on it. हाँ, उस मूवी में एक चीज एंड पे समझ आती है कि ब्रैड पिट ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए खुद को क्या लगा लेता है, मेरे ख्याल है कोई बहुत ही शदीद किस्म की एक स्मॉल Smallpox vaccine. उसके पॉक्स के inject कर लेता है जर्म्स अपने infection अंदर इंजेक्ट with कर लेता है। smallpox. Yes. स्मॉल पॉक्स के जर्म्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और स्मॉल पॉक्स जब उसे हो जाती है तो वो किस चीज से बच जाता है? वो ज़ॉम्बी वायरस से बच जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज एवोल्यूशन ऑलरेडी कर रही है। वो तो बड़ा एग्जैजरेटेड एक एग्जांपल है ना, मगर एवोल्यूशन कुछ ऐसा ऑलरेडी कर रही है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि कुछ इंतहाई बीमार किस्म के लोग ऐसे होते थे कि जो प्लेग में मरते नहीं थे। ब्यूबोनिक प्लेग और ब्लैक डेथ जब किसी जगह आती थी, जिसे आप टाउन की बीमारी कहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो जेनेटिकली प्रॉब्लम से गुजर रहे होते थे मगर वो इन चीजों से बच जाते थे। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते थे जिनकी वजह से लोग बच जाते थे। इसमें कई ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ऐसे होता है। सब्सटेंशिया सर या नॉन कन्फर्मिस्ट आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हेलो, नॉन कन्फॉर्मिस्ट Substantia. नहीं नॉन कन्फॉर्मिस्ट आप चलिए, मैं एंड में देखता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, आप करें प्लीज। जी, तो अगेन बुक में यही डिजीजेस के बारे में बताया हुआ है कि सर्टेन डिजीजेस कम्युनिटी में क्यों लिंगर ऑन करती हैं. Because evolution, if we say that it is a process of improving on our features and our survival, तो फिर डिजीजेस क्यों नहीं ब्लैक आउट होकर खत्म हो जाती हैं कम्युनिटी से. लेकिन आपने एक अच्छी एग्जांपल दी रॉलिव, जिसमें एक मूवी का एग्जांपल दिया. तो बुक में एक्चुअली एक सेकंड माय नोट्स, वो हीमोक्रोमेटोसिस का है ना, वहां से चैप्टर शुरू होता है जी. हाँ, उससे पहले एक्चुअली ये बताया हुआ है कि हाँ, हीमोक्रोमेटोसिस से शुरू करते हैं कि बेसिकली इट्स अ कंडीशन वेयर आयरन ओवरलोड हो जाता है आपकी बॉडी में. थोड़ा उर्दू में रखें, नॉन कन्फर्मिस्ट इंग्लिश में ना जाएं, उर्दू में रखें. अच्छा जी, तो हीमोक्रोमेटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि 1 in 3 यूरोपियंस में पाई जाती है, और उसमें आयरन ओवरलोड होता है आपकी डाइट में. बेसिकली व्हेन यू आर कंज्यूमिंग आयरन, तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन पंप अप होता रहता है. एंड वो एक्चुअली काफी डिफरेंट डिजीजेस के बायस इंसान 40 या 50 साल की उम्र तक उसकी डेथ हो सकती है. तो हीमोक्रोमेटोसिस एग्जिस्ट जो कम्युनिटी में करने की एक वजह एवोल्यूशन की ये भी है कि उसने काफी दूसरी डिजीजेस से भी हमें एक तरह का एडवांटेज दिया है. ब्यूबोनिक प्लेग जो अराउंड 15th सेंचुरी में काफी प्रेवलेंट थी, एंड काफी ज्यादा लोग 1 in 3 पीपल मर रहे थे इस डिजीज की वजह से. एक ऐसी कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस जो है, वी वुड एक्सपेक्ट के चले people पहले will not survive. तो मुझे ठहरे, मैं जरा, हीमोक्रोमेटोसिस जो है वो एक खून की बीमारी है. ठीक है, और इसके अंदर खून भी आपका इफेक्ट होता है. दूसरे आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, आपका दिल,
आपके गुर्दे, आपका जो फेफड़े हैं वो, जिगर आपका और जिगर दिमाग। जो है वो बहुत ज्यादा, दिमाग उससे मुतासिर होता है। इसमें इस बीमारी में असल में होता क्या है, इंसान जब भी कोई चीज खाता है ना तो उसमें से हर चीज जो वो खाता है उसमें से न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी ने अब्जॉर्ब करने होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो आप अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी हम अक्सर इधर बात करते रहते हैं, वो है हीम आयरन, या आयरन जो होता है बेसिकली वो अब्जॉर्ब करता है। वो गोश्त से भी अब्जॉर्ब करता है इंसान, वो सब्जियों से भी अब्जॉर्ब करता है, यानी पालक से आपको आयरन मिलता है। तो अब होता क्या है, आपकी बॉडी को जब वो आप कुछ खाते हैं ना, तो जैसे ही वो आप हजम करना शुरू करते हैं तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, छोटी वाली जो आंत होती है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उस खाने में से आयरन निकाल लेता है और उसे आपके ब्लड में अब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक आम आदमी की बॉडी को ये पता होता है कि उसने उस खाने में से कितना आयरन अब्जॉर्ब करना है। जब उसकी नीड पूरी हो जाती है ना, तो क्या करता है, वो आयरन को अब्जॉर्ब करना बंद कर देता है, बाकी के सारे आयरन को आपकी वो लार्ज इंटेस्टाइन में डाल के आपके फीशिस में निकाल देगा वो, ठीक है। इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं होती, कि अगर वो ज्यादा आयरन रिच चीजें खाएं तो उनका पेट उनको खराब कर लगने लग जाता है, क्योंकि बॉडी आयरन अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही, वो निकाल देती है सारा, ठीक है। अब मसला ये होता है कि जो हेमोक्रोमेटोसिस वाले लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी में ये सिस्टम खराब होता है कि वो कितना आयरन अब्जॉर्ब करेंगे। अब बॉडी के अंदर ना हर मिनरल के, हर एक विटामिन के, हर एक एसेंशियल चीज जो कि जरूरी है आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए, चाहे वो विटामिन डी है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो और बहुत सी चीजें हैं, वो एब्जॉर्ब करने का ना एक तरीका होता है। ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब होती है और फिर बाद में बॉडी में डिफरेंट जगहों पर स्टोर होने शुरू हो जाती है। अब हेमोक्रोमेटोसिस वाले जो लोग होते हैं उनका इशू ये होता है कि वो आयरन को एब्जॉर्ब भी करी जाते हैं, और आयरन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे बॉडी के डिफरेंट चीजों में स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसमें जोड़ों में वो स्टोर कर सकता है, जिगर के अंदर स्टोर करने लग जाता है आयरन को, किडनी से इफेक्ट होने लग जाती है। मगर ये जो डैमेज होती है ना, बड़ी स्लो होती है। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको हेमोक्रोमेटोसिस है, यानी ये वाली बीमारी है, तो उसका होता क्या है कि वो पूरी जिंदगी इस बीमारी के साथ सरवाइव करता रहता है और आयरन उसकी बॉडी के अंदर जमा होता जाता है। और मैंने आपको कई बार एक बात बताई हुई है कि हर चीज जहरीली होती है, हर चीज जहरीली होती है, चीज खुद में जहरीली नहीं होती। यानी पानी भी जहर है असल में, अगर आप बहुत ज्यादा पी लें तो, ठीक है। यानी अगर आप, डॉक्टर एमएचएस ने और मैंने पहले भी ये बात की हुई है कि अगर 1 घंटे में कोई बंदा 8 लीटर पानी पी जाए तो वो गुर्दे फेल होकर मर जाता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि इस तरह ही बॉडी के अंदर आयरन जमा होता जाता है, और वो जो आयरन बॉडी के अंदर जमा होता है वो असल में उसकी भी एक लिमिट है कि बॉडी कितना का आयरन जमा कर सकती है। बॉडी जब बहुत ज्यादा आयरन जमा कर लेती है तो उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खास तौर पे दो जो ऑर्गन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। एक आपका जिगर या लीवर और दूसरी आपकी किडनीज। तीसरा यह आपके दिमाग पे भी असर कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को हमेशा ये फील होता है कि वो थका हुआ है। हेमोक्रोमेटोसिस वाले जो लोग होते हैं आमतौर पे, अगर उनकी स्किन फेयर है, वो कोई गोरा है, कोई ब्रिटिश है, तो उनकी जो स्किन होती है वो गोरी या पिंक नहीं रहती, वो ब्राउन टाइप की हो जाती है, ठीक है। मगर अगर कोई इंडियन या पाकिस्तानी है जिसको हेमोक्रोमेटोसिस है, तो वो आमतौर पे इंतहाई उसका रंग जो है वो काला हो जाएगा, क्योंकि हमारी थोड़ी ब्राउन होती है, तो हेमोक्रोमेटोसिस की वजह से वो और ही ज्यादा काला हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी निशानियां होती हैं आमतौर पे। अब हम आगे चलते हैं। गालिब जी सर। गालिब, अच्छा इसमें थोड़ी सी बात मैं एलेबोरेट कर दूं आसान अल्फाज में, कि जब आपने कहा कि कोई चीज हजम होने का मतलब क्या है, यानी सही मानों में एब्जॉर्ब होने का या हजम होने का मतलब क्या है। सबसे पहले हम मिसाल फॉर इंस्टेंस शुगर के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। जब आप शुगर मेजर करते हैं तो वो मेजर आप कर रहे होते हैं ब्लड का जो प्लाज्मा है। प्लाज्मा वो एरिया है जो कि सेल जहां पर नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आप शुगर मेजर कर रहे होते हैं और वहां शुगर हाई होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब सही तरीके से चीज दरअसल एब्जॉर्ब नहीं होती ना, उस सूरत में उस चीज की क्वांटिटी ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाती है और सेलों तक डिलीवर नहीं होती। देखिए ना, ये कितनी आम से एक्सपीरियंस की बात है। अगर किसी को डायबिटीज है या रिश्तेदारों में किसी को डायबिटीज है, तो आप कहते हैं भी शुगर हुई हुई है ज्यादा तो कमजोरी महसूस हो रही है। भाई शुगर हाई है और कमजोरी भी महसूस हो रही है, इसका क्या मतलब है? भाई मसला ये है कि शुगर को जहां पहुंचना चाहिए ना,
सेलों तक जहाँ डिलीवर होना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रही और रास्ते में वो फिर रही। अटक गई है। आप ऐसे समझें कि आपका एक पावर डिलीवरी सिस्टम है, पावर जिस तरह है, तो वो आप समझे कि सड़कों की स्ट्रीट लाइटें चल रही हैं मगर घरों तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, घरों तक बत्ती नहीं पहुंच रही और यानी घर मतलब सेल, और रास्ते में आपको सड़कों पे नजर आ रही है। तो प्लाज्मा वो समझें कि वो रास्ते हैं जहाँ पर सेल वो नहीं है, ब्लड का वो हिस्सा, वहां पर वो शुगर बड़ी होती है, सेलों तक पहुंच नहीं रही होती, अपटेक नहीं हो रही होती। ये मसला है। इसी तरीके से हीमोक्रोमेटोसिस में भी जो आयरन है वो सेलों में सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होता और प्लाज्मा के अंदर वो बहुत ज्यादा वो उसका हाई कंटेंट रहता है। इस पर हम आगे बात करते हैं कि इसका नुकसानात क्या होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो डिपेंड करते हैं आयरन की सप्लाई के ऊपर, तो उनके लिए फिर इसकी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाती है आयरन की और उनका थ्राइव करना आसान होता है। आगे आप कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल से आगे आप ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब एक बात है जो हम शुरू में क्वेश्चन कर रहे थे, वो ये है कि अगर एक कोई जहर हो जो कि आपको कल जिंदा रहने में आपकी मदद कर रहा है, यानी एक जहर ऐसा है जो कि कल आपको जिंदा रख रहा है मगर 40 साल बाद आपको मार देगा, यानी ऐसा हो कि उस जहर के बगैर आप कल मर जाएंगे और आपको उसको लेना पड़ रहा है, यानी ऐसा जहर है कि मैं अगर कल उसे ना लूं तो मैं मर जाऊंगा मगर 40 साल बाद उसने मुझे जरूर मार देना है। तो एवोल्यूशन जो है ना, उसको ऐसे जहर से आमतौर पे बहुत सी कंडीशंस में ऐसे जहर को एवोल्यूशन फेवर करती है। सिंपल सी बात है, लोग मेटफॉर्मिन लेते हैं डायबिटीज के लिए, मेटफॉर्मिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां लेते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफेक्ट्स ने जाके शो होना होता है 30 साल बाद, 20 साल बाद, मगर इमीडिएटली हर दिन के साथ आपको उस दवाई का फायदा है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स जब एक चीज के क्रोनिक साइड इफेक्ट्स हैं, क्रोनिक का मतलब है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, मगर एक्यूट बेनिफिट है उसका, आज के वक्त में उसका फायदा है, तो ऐसा जहर जो है ना, एवोल्यूशन उसके खिलाफ नहीं है। एवोल्यूशन जो है वो क्या है, उसको चलने देती है। और कुछ बीमारियां हम इंसानों में ऐसी हैं जो कि एग्जैक्टली ऐसी हैं। ठीक है, इवन के शुगर भी ऐसी एक बीमारी है, इसको फिर हम आगे जब इसका कोई दूसरा तीसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो तब हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि शुगर का इशू क्या है, कि इंसानों को शुगर क्यों होती है। ठीक है, तो यहां पे हीमोक्रोमेटोसिस की बात है। तो हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर होता क्या है कि बॉडी जो है ना वो आयरन का बहुत ही हाई लेवल अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट हीमोक्रोमेटोसिस का क्या है, इस बीमारी का क्या है कि इसकी वजह से जिगर फेल हो जाता है, दिल फेल हो जाता है, इसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है, आर्थराइटिस होती है, लोग इनफर्टाइल या स्टेराइल हो जाते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर पाते, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कैंसर की बहुत सारी किस्में इसकी वजह से होती हैं और लोग मर जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो इसकी वजह से होती है वो ये है कि अगर वो शख्स खून देता रहे या खून निकलवाता रहे अपना, तो वो बचने लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन ओवरलोड होता रहता है बॉडी में, तो अब उस ओवरलोड को डील करने के लिए ब्लड लेटिंग इज द ओनली वे कि हम उसको काउंटर कर सकें। आपकी बॉडी में आयरन बिल्डअप हो रहा है, आप ब्लड लेट या ब्लड डोनेट कर कर उस आयरन लेवल को वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में 3000 साल पहले से चल रही थी। वो अलग बात है, उनको हीमोक्रोमेटोसिस का नहीं पता था, लेकिन bloodletting has actually saved the human community from a lot of diseases as well. हाँ, क्योंकि ब्लड जब हम लेटिंग से बॉडी मतलब को इधर आयरन, समझा देते हैं एक बार। ब्लड लेटिंग का जी मतलब है जोंके लगवाना या हजामा करवाना जिसको कहते हैं। ठीक है, जी तो जी हाँ जी, हजामा में तो लेकिन गालिब इतना ज्यादा ब्लड तो नहीं निकलता होगा मेरे ख्याल से। वेन में जब आप इंसर्ट करते हैं कैन्युला, उससे ब्लड लेट आउट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मतलब एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में आप ब्लड निकाल सकते हैं। तो इजिप्शियंस ये प्रैक्टिस करते थे क्योंकि जब बॉडी को आप स्टार्व आउट कर देते हैं आयरन से, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें थ्राइव नहीं करे। हम जानते हैं कि जैसे कैंसर थ्राइव करता है हाई शुगर एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया भी हाई शुगर एनवायरनमेंट में एंड हाई आयरन एनवायरनमेंट में थ्राइव करती है। तो जब आप आयरन को स्टार्व कर देते हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन टेक्निकली शुड नॉट एग्जिस्ट इन योर बॉडी एंड इट शुड डाई आउट। ब्लड लेटिंग वैसे ट्रेडिशनली जहां इफेक्टिव कहीं रही है, इट हैज नेवर बिन 100% सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उसकी वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी
होती है, जैसे आयरन अगर आप स्टार्व आउट करते हैं तो हाई एनीमिया की वजह से यू कैन एक्चुअली डाई एंड गो इनटू अ शॉक एज वेल। तो हीमोक्रोमेटोसिस को डील करने के लिए ब्लड लेटिंग या डोनेशन, और आज के जमाने में भी जिनको ये कंडीशन है इफेक्टिव फॉर्म में, वो हॉस्पिटल में रेगुलर 3-4 महीने में जाकर ब्लड डोनेट करते हैं टू कीप देयर आयरन लेवल्स इन चेक। क्योंकि आपने अभी जिस तरह समझाया कि उनकी डाइट में आयरन एब्जॉर्ब होता रहता है, उनकी बॉडी डाइट के थ्रू करती रहती है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो डोनेट कर ऑब्वियसली दैट इज वन वे टू कीप इन चेक द आयरन लेवल। जी फादर। अच्छा, तो अब ये जो यूरोप में ना, असल में यूरोपीय लोगों में ये हेमोक्रोमेटोसिस जो है ना वो ज्यादा है। कैसे कि हर 3 में से 1 बंदे के पास जो है ना वो हेमोक्रोमेटोसिस का जो जीन है ना, वो अभी हम आगे बताते हैं, वो होता है। ठीक है, और हर 100 में से चंद लोगों को हेमोक्रोमेटोसिस प्रॉपर होता है। और पुराने जमाने में यूरोप के अंदर तो नाई की दुकान जो होती थी ना, जो बार्बर शॉप होती थी, उसके ऊपर ही लोगों का खून निकालने का इंतजाम होता था। कि वो क्या करते थे, वो लोगों के कहीं ना कहीं से कट लगा के या सुराख करके उनकी वेन में तो उनका खून निकाल देते थे। और हर बीमारी का इलाज तकरीबन ये समझा जाता था कि खून निकालेंगे तो बीमारी का इलाज होगा। ठीक है, तो हीमोक्रोमेटोसिस का जो जीन था ना, एक स्पेशल जीन है जो कि हीमोक्रोमेटोसिस वाला जीन है, वो 1996 में जो है वो डिस्कवर हुआ था। और तब से लोगों को पता है कि ये बीमारी जो है ये एग्जिस्ट करती है, और ये बीमारी जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक सेंस में, मगर साथ साथ ये सोल्यूशन भी है। अब कैसे होता है ये? 1952 में ये डॉक्टर वाइनबर्ग थे जी, जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे रिसर्च की थी। और उन्होंने ये देखा कि एक खास किस्म का न्यूट्रिएंट अगर बैक्टीरिया को दिया जाए तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। वो क्या होता है? वो बेसिकली आयरन दिया जाता है बैक्टीरिया को, आयरन रिच उनको डाइट दी जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है ना वो ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया की वो जो ग्रोथ है, और फिर एंटीबायोटिक भी देते रहे ना, तो वो बैक्टीरिया फिर भी मरते नहीं। तो आमतौर पे अगर किसी की बॉडी के अंदर आयरन ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आमतौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है आयरन ज्यादा होने की वजह से। मगर अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी एक और वजह क्या हो सकती है और क्या हो सकता है। इवन के आयरन का एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से भी बहुत पुराना ताल्लुक है। कैसे? हम ये जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के आने से पहले, साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने पहली बार जमीन के ऊपर ऑक्सीजन पैदा की थी। उससे पहले ओशन के अंदर डिसॉल्व्ड आयरन, यानी जो पानी के साथ मिक्स हुआ हुआ आयरन था, वो बहुत ज्यादा था। इवन के रेड अर्थ या ब्लड अर्थ का नाम दिया जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि जमीन के जितने भी ओशन और समंदर थे उनके अंदर लोहा या आयरन जो था वो एब्जॉर्ब हुआ था और जमीन पूरी लाल थी। तो आमतौर पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन उसी टाइम के दौरान हुई थी। ठीक है, असल में तो हम ये जानते हैं कि वो टाइम जो था वो बैक्टीरिया और बहुत से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइम था, और ये उसी टाइम इवॉल्व हुए थे, क्योंकि 2 बिलियन साल पहले ये इवॉल्व हो चुके थे, 2.3 बिलियन साल पहले जब ऑक्सीजन आई। और वो टाइम एनारोबिक भी था और आयरन रिच ओशंस वाला भी था, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से रह सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वो जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही कैसे इवॉल्व हो गए। तो बात यह है कि जो इस एनवायरनमेंट में असल में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे, वो आज की एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट थी, और उस टाइम पे उनके लिए बहुत ज्यादा सर्वाइवल एडवांटेज था। इसके अलावा एक और भी चीज है कि आज दुनिया में एक पूरा प्रोजेक्ट भी है जो कि प्लान्ड है, मगर उसे लोग करते नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने का। वो ये है कि आयरन रिच जो है ना, आयरन रिच सोल्यूशन दुनिया के समंदरों में बिलियंस ऑफ टन्स की क्वांटिटी में डंप कर दी जाए। और जब उसे डंप किया जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे ज्यादा बॉटम ऑफ द फूड चेन पे होता है, जिसे छोटे छोटे समंदर में रहने वाले जानवर खाते हैं, फिर वो उस पर सर्वाइव करते हैं और उन पे फिर बड़े जानवर सर्वाइव करते हैं। तो यह कहा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर में एक्सेस कार्बन है
जब फाइटोप्लैंक्टन को आयरन रिच एनवायरनमेंट मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा और वो एनवायरनमेंट से कार्बन को कैप्चर कर लेगा। इवन के कुछ साइंटिस्ट ने ये तक एस्टिमेट किया हुआ है कि अगर इस चीज को लार्ज स्केल पे किया जाए तो इंसान ने ईयर 1900 से लेके आज तक जितनी भी कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर डंप की है वो सारी की सारी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिमूव की जा सकती है। मगर इसका एक और मसला है कि ये असल में जियो इंजीनियरिंग के बराबर है, ये चीज जियो इंजीनियरिंग है। और एक साइंटिस्ट था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने ये काम करना भी शुरू कर दिया था और उसने बहामास के आइलैंड्स के पास एक जगह थी, वहां पे उसने कुछ चंद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से उसने ये आयरन डंप किया था और वहां पे आज बहुत ज्यादा लाइफ बन चुकी है। मगर ये जियो इंजीनियरिंग के बराबर जियो इंजीनियरिंग है और इसका ये पता नहीं है कि अगर पूरी दुनिया में ऐसे किया जाए तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, इसलिए इसे नहीं किया जाता। तो यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आयरन रिच एनवायरनमेंट जो है वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बहुत सी किस्म के लिए कितनी ज्यादा इफेक्टिव है कि उसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आयरन की अवेलेबिलिटी जो है ये आमतौर पे ब्लड के अंदर, जिसके ब्लड में आयरन ज्यादा है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। मगर हेमोक्रोमेटोसिस वाले जो लोग हैं वो, हम ये नहीं कह सकते कि उनके ब्लड में आयरन ज्यादा है और वो आयरन जो है वो यूज हो सकता है, बीमारियां उसे यूज कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती। अभी हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे। सब्सटेंशिया सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से अगली स्लाइड पे जो लिखा हुआ है मेरे ज़हन में वही आ रहा था, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो अच्छा, और अब यहां पे हम ये आमतौर पे, तो ये मैंने असल में थोड़ा सा गलत लिख दिया यहां पे, आमतौर पे ये समझा जाएगा कि ऐसे पेशेंट्स जिनके पास इस तरह का आयरन ज्यादा एक्सेस वो डिसएडवांटेज पे होंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो मर जाएंगे। सॉरी, मेरे ख्याल से मैं अभी कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरे ज़हन में आ रही है बात। वो ये कि इस बात को समझें कि जो बैक्टीरिया है ना, तमाम बैक्टीरिया एक तरह से नहीं बिहेव करते। ठीक है, ये बात तो दुरुस्त है कि बैक्टीरिया जो है वो फंडामेंटली आयरन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी खुराक में वो शामिल है, वो उसकी न्यूट्रिएंट्स है जिसकी बेसिस पर बैक्टीरिया ने आगे अपनी विरुलेंस और मेंटेन करनी है और रेप्लिकेशन कंटिन्यू करनी है। आयरन से आप उसको डिप्राइव कर देंगे तो बैक्टीरिया को मसला होगा। लेकिन तमाम बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते, उन्होंने भी जिस पूरे मल्टीपल तरीके इवॉल्व किए हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने आयरन उठा लेना है उस होस्ट में से जिसको वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज तकरीबन 4 तरीके होते हैं। ठीक है, जो 4 डॉक्यूमेंटेड तरीके हैं कि बैक्टीरिया कैसे आयरन और कहाँ से आयरन लेकर उठाता है। एक तो यह है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन है, एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन का मतलब ये होता है कि जो सेलों से बाहर है प्लाज्मा में, वहां से उठा लेते हैं वो बैक्टीरिया। अगर कोई एफिशिएंट है तो एक्स्ट्रा सेलुलर आयरन उठा लेगा। अच्छा, एक यह है कि जो आपकी जो हीम है, एरिथ्रोसाइट्स जो सेल्स की जो हीम है, वहां से क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करने में कई बैक्टीरिया ने एवोल्यूशनरीली स्पेशलाइज किया हुआ है। इसी तरह कुछ और भी उनके तरीके हैं, इन्हीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आयरन एक्सट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं सेलों के अंदर, खास तौर पे जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आपके इम्यून सिस्टम का एक मेन हिस्सा है, जिनको मैक्रोफेज बोलते हैं, उनके अंदर जो आयरन है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी बैक्टीरिया जो है उनको तब फायदा होगा कि ज्यादा आयरन सेलों के बाहर घूम रहा है, ये कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि सेलों के अंदर आयरन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो जाहिरी बात है, हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर आप समझ सकते हैं कि हीमोक्रोमेटोसिस में तो वो वाले बैक्टीरिया थ्राइव करेंगे जो उस तरह से आयरन निकाल पाते हैं कि जो सेलों से बाहर घूम रहा है। लेकिन जो सेलों के अंदर वाले आयरन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। इस पर मेरे ख्याल से गालिब आगे मजीद बात करेंगे। हाँ जी, तो एक खास किस्म की प्रोटीन होती है शैलेशन, जो कि होमोक्रोमैटिक लोगों के अंदर बेसिकली उसने ही लड़ना होता है बैक्टीरिया के साथ। ठीक है, होमोक्रोमैटिक लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर और इसके पास जो है ना आयरन होता है। हेमोक्रोमैटिक लोगों के अंदर यह होता है कि
वो आयरन इतना स्ट्रांगली इस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है कि बैक्टीरिया उससे इसे छीन नहीं सकते। इसलिए आमतौर पे जो ये चलेशन नाम की प्रोटीन है ये अंडर अटैक आ जाती है बैक्टीरिया से, मगर हेमोक्रोमैटिक लोगों के अंदर वो अंडर अटैक नहीं आ पाती। तो इस वजह से वो हमेशा अच्छे तरीके से प्लेग के जो बैक्टीरिया उसके खिलाफ अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। और इन लोगों के अंदर प्लेग के अंदर इफेक्ट्स ही नजर नहीं आते कि इनको प्लेग हुआ, ये ऐसे लगता है जैसे इम्यून फिर रहे हैं। इसी वजह से यूरोप में क्योंकि कई बार प्लेग फैला था और हर बार प्लेग जो है वो आता था और वो आम लोगों को ज्यादा मारता था और हेमोक्रोमेटोसिस वाले लोग जो थे वो इससे बचे रहते थे, इसलिए वो आगे बच्चे पैदा करते रहते थे और उनका ये हेमोक्रोमैटिक जीन जो था ये आगे से आगे चलते चला जा रहा था। तो ये एक सिलेक्शन हो रही थी जो कि प्लेग कर रहा था लोगों की, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए यूरोप की पॉपुलेशंस में ये काफी ज्यादा पाया जाता है हेमोक्रोमैटिक जीन। तो मगर मसला यह है कि ये शॉर्ट टर्म एडवांटेज उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था कि अब टाउन फैला हुआ है, ब्लैक डेथ फैली हुई है और लोगों को हेमोक्रोमैटिक जीन की वजह से ये फायदा मिल रहा है कि ये वाले लोग नहीं मार रहे। तो इस वजह से करते करते ये पॉपुलेशन में काफी ज्यादा फैल गया था, ठीक है। और हेमोक्रोमैटोसिस का एक और भी चीज है कि औरतों को हर महीने एक बार मेंस्ट्रुएशन होनी होती है, ठीक है, और इस मेंस्ट्रुएशन के दौरान इनका काफी आयरन लॉस होता है और यह समझा जाता है कि हेमोक्रोमैटिक जो औरतें हैं उनके अंदर ये आयरन जो लॉस होता है, जैसे कि हम सिंपल बात कर रहे थे कि मर्दों में क्या चीज है कि एक मर्द जिसको जो हेमोक्रोमैटिक है उसके अंदर एक सिंपल सी बात है कि उसे ब्लड देना पड़ेगा और वो जाके पुराने जमानों में नाई की दुकान पे अपना खून निकलवाते थे और उनको अच्छा फील होने लग जाता था, ठीक है। तो औरतों में क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुएशन होनी होती है तो औरतों को, हेमोक्रोमैटिक औरतों को एक खास किस्म का एडवांटेज मिल जाता है इस वजह से कि उनमें आयरन रिलेटेड जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो नहीं होती उन औरतों में, ठीक है। और उनमें क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती तो उनको एक खास सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है। मगर मर्दों में जो है ना ये एक प्रॉब्लमैटिक बात ही, मर्दों में ये उतना फायदा नहीं करती जितना औरतों में करती है, क्योंकि औरतों में प्लेग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस दे रही है। दूसरी बात है कि उनकी जो मेंस्ट्रुएशन है उनकी वजह से भी जो है उनको इस कंडीशन का फायदा है। तो इसलिए ये दो फायदे होने की वजह से ये इनके साथ रिलेटेड हो जाती है। और औरतों में हेमोक्रोमैटोसिस की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मेनोपॉज के बाद शुरू होते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो जो हेमोक्रोमैटिक औरत है ना वो एक हेमोक्रोमैटिक मर्द के मुकाबले में कम से कम 15-20 साल ज्यादा जिंदा रह सकती है। यानी आमतौर पे हेमोक्रोमैटोसिस का जो इशू है ना वो 40 से 45 साल की उम्र में जाके इंतहाई शदीद हो जाता है और लोग मर जाते थे आमतौर पे इसकी वजह से। मगर औरतों में औरत जो है 55-60 साल की उम्र तक हेमोक्रोमैटोसिस होने के बावजूद भी सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जब उसका मेनोपॉज आना है 45 के बाद तो तब उसके ज्यादा सिवियर इफेक्ट्स सामने आने शुरू होने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये एक बीमारी जो है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है बहुत बड़ा, वो भी सिलेक्ट होता रहा है एवोल्यूशन के अंदर। और पहले लोगों को समझ नहीं आती थी कि ऐसी बीमारियां एवोल्यूशन के होते हुए कैसे लोगों में पाई जा सकती हैं। मगर अब हमें यह पता है कि एवोल्यूशन के दौरान जैसे बैक्टीरिया भी हमें सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सी चीजें, बहुत से लाइफ फॉर्म मर जाते हैं, इंसान बहुत से मर जाते हैं। वो ब्यूबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। अब जिसके अंदर उसके अगेंस्ट सर्वाइवल है वो सिलेक्ट हो रहा है सर्वाइवल के लिए, हालांकि उसको एक बीमारी है वो फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो पुराने वक्तों में एक तो बात यह है कि बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि हाइजीन भी उस टाइम अच्छी नहीं थी, पानी ही अच्छा नहीं होता था, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। जब जंगें होती थी तो कौन अपनी तलवार को सैनिटाइज करके दुश्मन से लड़ने जाता था, कोई भी नहीं जाता था। तो इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते थे। तो आमतौर पे जो हेमोक्रोमैटिक लोग होते थे उनको एक एडवांटेज होता था इस मामले में कि जी वो इससे बच जाते थे। खास तौर पे वाइकिंग्स जो कि एक वॉर कल्चर वाले लोग थे, इवन के स्पार्टन्स जो थे वो एक वॉर कल्चर वाले लोग थे, उनके अंदर हेमोक्रोमैटोसिस का
जो है एडवांटेज बहुत ज्यादा था, और वाइकिंग्स में ये जीन जो है ये 1 in 3 से भी ज्यादा है, ठीक है, हेमोक्रोमैटिक जीन जो है। सर आप दोनों ने कुछ ऐड करना है यहाँ पे? गालिब, मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। हीमोक्रोमेटोसिस जो है उसमें आयरन एक्सेस या ओवरलोड जो है वो इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कुछ जगह आयरन हाँ ज्यादा हाँ होता है, कहीं एग्जैक्टली पे कम होता है। अब मैक्रोफेजेस जो इम्यून सेल्स हैं उनको नेचुरली आयरन कम मिलता है इस कंडीशन में। सो व्हाट दे डू इज दे होल्ड ऑन टू द लिटिल आयरन दैट दे हैव। उनके पास जो थोड़ा बहुत आयरन होता है वो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से होल्ड करते हैं। तो इस इफेक्ट को चेलेशन जो आपने अभी समझाया, तो चेलेट्स जो हैं वो दे सराउंड लाइक काइंड ऑफ आयंस होते हैं जो सेल की मेम्ब्रेन में सराउंड करते हैं, प्रिवेंट पैथोजेंस या बैक्टीरिया फ्रॉम कमिंग इन एंड स्टीलिंग द आयरन आउट ऑफ देम। तो इस इफेक्ट की वजह से जब ब्यूबोनिक प्लेग किसी हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट को लगता था, उसके इम्यून सेल्स वर वेरी डिफेंसिव। सो व्हाट हैपेंड वाज दे वुड पुट अप अ गुड फाइट उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंड बाय द बॉडी टाइम टू मेक एंटीबॉडीज for जो bubonic plague के लिए। So this whole thing मतलब buying the body time enough to create antibodies और infection जो bubonic infection था उसको contain करके रखना and putting up a good fight was basically what gave hemochromatosis के patients को एक advantage over non-hemochromatosis के जो लोग थे जिनको ये plague लग रहा था, क्योंकि उनके immune cells जो macrophages थे they could not put up a good fight against the infection। जी बस मुझे ये थोड़ा ऐड करना था। चले थोड़ा ठीक सा है, तो मैं ये भी वाली स्लाइड भी जी थोड़े से 2 सेंट्स में ऐड कर दूं इसी को, जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट ने जो बात की उसको एलेबोरेट कर लेते हैं और ये बात करते हैं कि वैसे प्लेग में होता क्या है आम लोगों में, कि यानी जिनको हीमोक्रोमेटोसिस नहीं है। तो प्लेग में होता क्या है कि वो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आयरन, आम लोगों में जो हीमोक्रोमेटोसिस से अफेक्टेड नहीं है वो उधर आयरन मौजूद होता है। जब वो बैक्टीरिया को जब कैप्चर करते हैं तो वो फेंकते किधर हैं, डंप किधर करते हैं, ये जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो मैक्रोफेजेस हैं ये किधर फेंकते हैं? ये फेंकते हैं आमतौर पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स आपकी आर्मपिट में होते हैं, बगलों के पास, गर्दन के पास, नेक ग्रोइन के रीजन में, वहां वो उनको डंप करते हैं। ठीक है, अब चूंकि उनमें आम लोगों में सेलों के अंदर विद इन सेल इंट्रासेलुलर मैक्रोफेज के अंदर आयरन मौजूद होता है और उसको कोई भी बैक्टीरिया बड़ी आसानी से हाईजैक कर सकता है और आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो बैक्टीरिया जो है फिर आपकी उन लिम्फ नोड्स में ग्रो करने लगता है और वो ऊज आउट करता है। यही वजह है कि अगर कभी आपने कोई टेक्स्ट बुक्स में या कहीं देखी हैं इमेजेस, जो ब्यूबोनिक प्लेग के जो इमेजेस होते हैं वो एक सोजन सी स्वेलिंग होती है, आपकी बगलों में होती है, ग्रोइन में होती है, तो वो लिम्फ नोड्स जो हैं ऊज आउट करने लगते हैं और इसको प्लेग कहते हैं। बाज दफा वो और भी यानी कि वो एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर चूंकि जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके पास आयरन बड़ा कम होता है, तो वो जो बैक्टीरिया को कैप्चर करते हैं तो बैक्टीरिया इस काबिल ही नहीं होता कि वो उस आयरन को हाईजैक करके अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सके। इस वजह से हीमोक्रोमेटोसिस के जो लोग हैं उनको सर्वाइवल एज होता है। ये बात होगी। अब ये यानी जो हीमोक्रोमेटोसिस की जो म्यूटेशन है वो ये नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट के जो लोग हैं उनमें तकरीबन 12.5% यानी कि 12% से ऊपर लोगों में ये होती है। ये इतनी बड़ी परसेंटेज है कि एक ऐसी चीज जो कि एक बीमारी क्रिएट कर रही है हीमोक्रोमेटोसिस, उसका पॉपुलेशन में इतना ज्यादा फैले रहना और प्रोपेगेट करते रहना। बहरहाल ये एक क्वेश्चन तो था, तो जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि चूंकि ये एक ऐसी चीज जो आपको कल जिस बीमारी ने आपको मार देना है लाइक प्लेग, उसके अगेंस्ट आपको एक रेजिस्टेंस और बेहतर डिफेंस फ्राहम कर रही है, और किसी एक एट द कॉस्ट ऑफ ए बीमारी जो कि आपको हो सकता है कि 20 25 30 40 साल बाद होनी है। बाय दैट टाइम तो आप रिप्रोड्यूस कर चुके होंगे, बाय दैट टाइम तो आप अपनी जीन्स पास कर चुके होंगे ना, एवोल्यूशनरीली सोचे। इसलिए हीमोक्रोमेटोसिस ऑल्दो एक बीमारी की जीन्स है वो, लेकिन चूंकि वो आपको शॉर्ट टर्म में बचाती हैं, फायदा पहुंचाती हैं, ताकि आप अपनी जीन्स उस वक्त तक आगे ट्रांसफर कर चुके हैं, आपके बच्चे पैदा हो गए, ऑफस्प्रिंग पैदा हो चुकी है,
और उसका नुकसान होना है मच लेटर इन दी एज, तो वो एवोल्यूशन उस पर कोई उस तरह से प्रेशर नहीं डालती उसको एलिमिनेट करने के लिए। इस वजह से ये आज तक फैली हुई हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में एडवांटेज देती हैं। तो यही मेन अंडरस्टैंडिंग है। वो एंसिलरी अंडरस्टैंडिंग है, उस पे कई वो भी हैं, उसके क्रिटिसिज्म्स भी हैं, वो मेंस्ट्रुएशन वाली जो एक्सप्लेनेशन है, जो मेन लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है हीमोक्रोमेटोसिस की जीन्स की अभी तक सर्वाइव करने की, वो यही है कि ये ब्यूबोनिक प्लेग के अगेंस्ट इन्होंने तारीखी तौर पर उन लोगों को सर्वाइवल एज दिया। बाय दैट टाइम वो अपने आगे जीन्स पास कर चुके थे, इसलिए ये जीन्स आज तक फैली हुई हैं और आज भी एडवांटेज देती हैं। हम्म। अच्छा जी, मेरा ख्याल है अब इसके बाद ये लास्ट ही स्लाइड है। तो फिर वो हमने बात की थी कि ये नॉन कन्फर्मिस्ट ने बात की थी कि 3000 साल से लोग ब्लड लेटिंग या अपना खून जो है वो निकलवाते आ रहे हैं बीमारियों से मुख्तलिफ लड़ने के लिए। और ये हो सकता है कि ख़ास तौर पे जो हेमोक्रोमेटोसिस, यार मेरी जुबान पे नहीं चढ़ता, तो हीमोक्रोमेटोसिस हेमोक्रोमेटोसिस वाले जो लोग हैं उनमें ब्लड लेटिंग का फ़ायदा लोगों को नज़र आता होगा, इसलिए बाकी पॉपुलेशन को भी ज़्यादा ये किया जाता होगा। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ? नहीं, मैं वो वही हिमो बता रहा था, नाम हीमोक्रोमेटोसिस। बस इसमें एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इससे जो डायबिटीज़ होती है ना, जैसे आपने बताया कि ये हर ऑर्गन के अंदर जाके आयरन डिपॉज़िट होता है। तो जब ये पैनक्रियाज़ में, जिसको लुबलुबा कहते हैं मेरा ख्याल है उर्दू में, जब उसमें भी जाके ये डिपॉज़िट पिता। होता है तो आपको हाँ, नहीं पित्ता गॉल ब्लैडर होगा, मेरा ख्याल है लुबलुबा होगा। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज हाँ लुबलुबाई, पैनक्रियाज, हाँ लुबलुबाई। लुबलुबा, जी, जी। तो इसको फिर उससे डायबिटीज़ होती है, इसको ब्रॉन्ज़ डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का रंग जो है ना बिल्कुल ब्रॉन्ज़ कांसी की तरह का हो जाता है। और इसके अंदर मज़े की बात ये है कि 50 ग्राम से ज़्यादा जब आपके अंदर आयरन हो ना, तो मेटल डिटेक्टर एयरपोर्ट पे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अक्सर मरीज़ हीमोक्रोमेटोसिस के जब मेटल डिटेक्टर से गुज़रते हैं, तो अलार्म बोल पड़ता है। तो फिर बताना पड़ता है कि जो है ना वो इन लोगों को हीमोक्रोमेटोसिस है। लेकिन बाकी बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन थी आपकी, तो ज़बरदस्त। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, आपको भी सब्सटेंशिया निग्रा को पता होगा कि जो लोग बीमार होते हैं ना अस्पताल में, उनके जिस्म में एक्चुअली आयरन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, उसको अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। तो वो बेसिकली वो भी एवोल्यूशनरली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आपके जो मैक्रोफेज है ना और जो सेल हैं और बोन मैरो, वो आयरन अपने अंदर छुपा के रखना शुरू कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया उनके ऊपर ग्रो ना कर सकें और इन्फेक्शन कॉज ना कर सकें। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। चिलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत एक्टिव हो जाता है जब आपके अंदर कोई पैथोजेन्स होते हैं एज़ ए प्रीएम्प्टिव डिफेंस, के ताकि वो आयरन उठा ना सके आपसे। तो फिर ये एक और केस था कि 69 बच्चे थे जो कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और उनको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि, चलें इसको आप एक्सप्लेन करते हैं इसको, नॉन कन्फर्मिस्ट है। मेरी आवाज आ रही है? जी गालिब, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, जी, इसे आ आप रही है। एक्सप्लेन कर दें। जी, ये केस कैलिफोर्निया में 69 इन्फेंट्स का बताया था, हॉस्पिटल में जो एडमिट थे, एंड दे वर सफरिंग फ्रॉम इन्फेंट बोtulism। इसमें होता ये है कि एक बैक्टीरिया आपकी गट, जो इन्फेंट्स के गट में जाकर न्यूरोटॉक्सिन्स बनाती है, कैन किल, एंड इट्स बेसिकली डेट्रीमेंटल उनकी हेल्थ के लिए। तो उन 69 इन्फेंट्स में से 10 ऐसे इन्फेंट्स थे जो स्यूकम कर गए इस डिजीज को, एंड दे डाइड। तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आयरन सप्लीमेंटेड फॉर्मूला पे थे, और जो बाकी 59 बच्चे थे जो डिजीज सर्वाइव कर गए, दे फॉट द डिजीज एंड केम आउट हेल्दी, वो दे वर एक्चुअली ऑन देयर मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। तो फीडिंग इन्फेंट्स अ हाई आयरन बेस्ड फॉर्मूला उनकी जिंदगी के साथ एक तरह से खेलने के बराबर है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने बात की कि आयरन के हाई आयरन एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया थ्राइव करती है। हीमोक्रोमेटोसिस एक वाहिद कंडीशन है जिसमें हाई आयरन ऑल्दो बॉडी में तो होता है, लेकिन मैक्रोफेजेस में वो नहीं होता। दैट्स व्हाई जो इम्यून सेल्स अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेस से, कुछ डिजीजेस एज सब्सटेंशिया ने भी मेंशन किया। लेकिन इस केस में हाई आयरन फॉर्मूला की वजह से वो 10 इन्फेंट्स की डेथ हो गई। सो दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि आज का जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसमें आयरन की कॉन्सेंट्रेशन काफी मॉनिटर्ड रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट केस। तो उस बुक में इसके बारे में एक्चुअली ये बताया था, इस केस के बारे में। जी चलें, ये थी सारी आज की ये वाली दास्तान, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और मेरे ख्याल है कि एक अगर बात किसी का मैं क्वेश्चन हो। एक बात जी मैं सर। रिपीट कर देता हूँ, हमने पहले भी की हुई है, लेकिन चूंकि हम इस बुक की रिव्यू सीरीज में ये
पहला चैप्टर रिव्यू कर रहे हैं, तो इस बुक का जो टाइटल है ऑडियंस के लिए वो है सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट। तो अब आपको मेरे ख्याल से इस पहले चैप्टर के रिव्यू से ये अंदाजा हो गया होगा कि इस टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। यानी एक बीमारी है जो कि किसी और बड़ी बीमारी के लिए आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। यानी जो सिक होगा यहाँ पर हीमोक्रोमेटोसिस के हिसाब से, उसको एक बड़ी सिकनेस से यानी प्लेग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। इस वजह से इस बुक का टाइटल है सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, यानी जो सिक हैं वो किसी बड़ी सिकनेस के लिए उनके लिए प्रोटेक्शन पैदा हो रही है। अगेन ये एक बड़ा लेसन, और इस तरह की बाकी एग्जांपल्स भी हैं जो गालिब अगले हफ्तों में हमारे साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, लेकिन अगेन जो इंटरेस्टिंग इधर एस्पेक्ट है समझने के लिए, खास तौर पे जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो दोस्त हैं, कि यानी ना सिर्फ ये कि एवोल्यूशन आपको बहुत सारी बाकी चीजों की एक्सप्लेनेशन देती है, हर चीज की एक्सप्लेनेशन देती है, ह्यूमन बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन देती है, बाकी एंसेस्ट्री की एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन कुछ बीमारियां परसिस्ट क्यों करती हैं, वो क्यों, बीमारियों की वजह क्या है, वो भी एवोल्यूशन की लाइट में ही आपको क्लियर होता है। ये आंसर्स जो कि तारीखी तौर पर एक मुअम्मा बने रहे कि जी हीमोक्रोमेटोसिस की जीन क्यों फ्लरिश कर रही है, हालांकि वो तो एक बीमारी की जीन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि वो जो बीमारी की जीन है वो किसी और बड़ी बीमारी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकती है, ये भी आपको एवोल्यूशन ही बताती है। तो एवोल्यूशन की लाइट में ये वाले पजल्स जो हैं सॉल्व हो रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।